नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। आपको बता दें कि ट्रंप ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। जो अभी तक दावा कर रहे थे कि वो 8 के बाद अब 9वां युद्ध रोकने जा रहे हैं, हकीकत में वो अब एक ऐसा युद्ध करने जा रहे हैं जिसके पीछे शायद विनाश की कोई सीमा नहीं होगी। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 या 3 खबरें एक साथ इस तरीके से डेवलप हुई हैं, इतनी तेज़ी से सामने आई हैं जिसका अंदाज़ा शायद दुनिया को नहीं था। इसमें पहले आप 2 या 3 खबरों को इस तरीके से समझ लीजिए कि जो रूस की परमाणु क्षमता, या कहना चाहिए परमाणु जैसा धमाका करने वाली ओर्शनिक जो मिसाइल थी हाइपरसोनिक, उसको यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है और वो भी रूस के अंदर घुसकर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रंप अभी तक टॉम हॉक देने का कह रहे थे, हम रशिया के खिलाफ अपनी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल नहीं देंगे, वो ट्रंप अब यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने जा रहे हैं और ऐसा खुलासा CNN की रिपोर्ट में कर दिया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 10,000 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिकों को पूरी तरीके से घेरा गया है डोनेस्क इलाके में, वहाँ पे रूस के लगभग 1,70,000 सैनिक और एंट्री करने जा रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिसको हम मुर्तजा से सबसे पहले पूछने जा रहे हैं वो ये है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा जंग का अखाड़ा वेनेजुएला में खोल चुका है और वहाँ के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, उन्होंने बोला है कि हमें तुरंत रूस, चीन और ईरान से हेल्प की ज़रूरत है। मुर्तजा, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो 3-4 खबरें बड़ी तेज़ी से सामने आ रही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? देखिए, इम्पैक्ट ये है कि फिलहाल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हथौड़े से चींटी मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस युद्ध में ये नहीं देखने जा रहे हैं कि वेनेजुएला जो है वो किस हालात से गुजरेगा, क्योंकि वो इस वक्त वहाँ पे रजीम चेंज चाहते हैं और रजीम चेंज वो अभी फिलहाल शक्ति प्रदर्शन से करना चाहते हैं। उन्होंने निकोलस मादुरो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और 2013 से सत्ता संभाले हुए हैं, उनको हटाने का उन्होंने एक तरह से ठान लिया है। और इस वक्त अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार जो हैं, 10% की जो उनकी नेवी जो है वो इस वक्त कैरिबियन सागर में मौजूद है और वो इस इलाके में वो ऐसी जगह है जहां पर यूएस का जो तनाव है वो क्यूबा से भी रहा है और बाकी देशों से भी रहा है और वहां पर रजीम चेंज अमेरिका पिछले 50-60 साल से करता रहा है। लेकिन इस बार जो बड़ी बात वो ये है कि मादुरो को हटाना ट्रंप ने एक बड़ा अपना एजेंडा बना लिया है। अमेरिका ने हम आगे इस पर बात करेंगे कि अमेरिका ने कैसे सद्दाम हुसैन को हटाया, मोहम्मद गद्दाफी को हटाया, बशर अल असद हटाए गए पिछले साल। अब इस बार उन्होंने मादुरो को टारगेट बनाया है और इसकी एक बड़ी वजह है कि वेनेजुएला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल जो ऑयल रिजर्व जो है वो वहां पर है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जैसे मुर्तजा ने पूरा बताया, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, ठीक उसी तरीके से वियतनाम को वेनेजुएला को दूसरा यूक्रेन बनाना चाहते हैं ट्रंप। दोनों ही जगह, एक जगह है दुर्लभ खनिज जिसके लिए रशिया लड़ रहा है, दूसरी तरफ है अकूत तेल भंडार। ऐसा दावा किया जाता है कि लगभग 303 अरब बैरल तेल ज्ञात मौजूद है। ज्ञात का मतलब यह है कि जिसके बारे में पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी है, जिसके आंकड़े सामने, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको खोजना पड़ेगा, वो कहते हैं ना वेनेजुएला में मौजूद है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि यह युद्ध इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनके एक कमांडर भी आए जो SBO के चीफ हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने नवंबर 2024 में या गर्मियों में 2024 में अमेरिका जो रूस है उसकी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है ओर्शनिक, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये वही मिसाइल है ओर्शनिक जिसको निप्रो में रशिया ने दागा था और दिखाया था कि कैसे हमारे जो हाइपरसोनिक मिसाइल ओर्शनिक है उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जेलेंस्की ने दावा किया है कि हमने 2024 की गर्मियों में इस ओर्शनिक मिसाइल को रशिया में घुसकर उड़ा दिया है और उन्होंने दावा किया है कि हमारी SBU और HRU ये खुफिया संगठनों के साथ मिलकर गई और उन्होंने एक खुफिया ऑपरेशन चलाया रशिया के अंदर और जो अस्त्रखान वहाँ का एक बहुत बड़ा बेस है जहाँ पे मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, रखा जाता है, वहाँ जाके उन्होंने ओर्शनिक मिसाइल को उड़ा दिया और दावा किया कि देखिए जिस ओर्शनिक मिसाइल की रफ्तार 10 मैक यानी कि 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा की है और जिसकी रेंज लगभग 5,500 से ज़्यादा किलोमीटर लंबी दूरी है, उसको हमने 0 डिग्री पर और 0 की रफ्तार पे ख़त्म कर दिया, यानी कि वो उड़ी ही नहीं पाई और हमने उसको तबाह कर दिया। इस खबर के बाद से रूस जो है बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और उसके एवज में 1,70,000 सैनिक इस समय डोनेस्क इलाके में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे मुर्तजा पूछना चाहता हूँ, इस खबर को हम अभी और डिटेल में जाएंगे, पहले आप ये बताइए कि जो
रूस यूक्रेन में कर रहा है, क्या वही ट्रंप अब वेनेजुएला में करना चाहते हैं? देखिए रवि, आपने तुलना तो बहुत सही की है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वेनेजुएला के साथ यहां पर है कि उसके साथ कोई नेटो नहीं है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका तो पीछे है, हालांकि उसने टॉमाहॉक की, जो आप बता रहे हैं कि जो खबर आई है कि वो टॉमाहॉक मिसाइल देना चाहता है, उसने राजी हो गया है, लेकिन अब भी मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप उससे बचेंगे। और जैसे कि है कि नेटो जो बचाने के लिए है यूक्रेन को, वैसा वेनेजुएला के पास नहीं है। अब खबर यह है कि वेनेजुएला जो है उसने रूस, चीन और ईरान से मदद मांगी है। उसने कहा है कि तीनों देशों से कि आप हमें हथियार दीजिए या बाकी मदद दीजिए ताकि हम इस स्थिति का सामना कर पाएं। उसने रूस से साफ तौर पे मिसाइल की डिमांड की है और साथ में जो सुखोई विमान है उसके, उनको अपग्रेड करने की बात की है। चीन से उसने रडार की, हम ये सुनने में आया कि रडार चाहते हैं, और ईरान से उसने ड्रोन की सप्लाई मांगी है, मतलब ऐसे ड्रोन जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर पाएं। अब ईरान के ड्रोन जो हैं वो हमने देखा है कि कैसे यूक्रेन में कामयाब हुए हैं, यही वजह है कि ईरान से ड्रोन की मांग की जा रही है। और ये तीनों देश जो हैं वो वेनेजुएला के एक एलाई भी हैं, उनके करीबी संबंध हैं, इनसे जो कारोबारी रिश्ते हैं, और अलग अलग वक्त पे वेनेजुएला की जो है मदद इन तीनों देशों ने की है। लेकिन क्या ट्रंप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या ये तीनों देश क्या वेनेजुएला की मदद करने आएंगे? क्योंकि वेनेजुएला जो है वो सैन्य लिहाज से वो मजबूती नहीं है उसकी कि वो किसी तरह की टक्कर दे पाए अमेरिका को। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि क्या ये ट्रंप के लिए यूक्रेन तो नहीं है, तो उसमें एक बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो है, हो सकता है, मुमकिन है कि वो पुतिन से एक तरह का सौदा करें कि आप जो है यहां दखल ना दीजिए, मैं यूक्रेन में दखल नहीं दूंगा। तो एक तरह से गिव एंड टेक वाली चीज होगी, और जो पुतिन होंगे उनके लिए भी रास्ता साफ होगा, और अमेरिका जो है वो अपने हित देख रहा है वेनेजुएला के तेल भंडार के ऊपर, तो हो सकता है उसका भी रास्ता साफ हो जाए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो वेनेजुएला है उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि उसके पास रशिया की 5000 से ज़्यादा इग्ला क्लास की मिसाइलें हैं जो खासतौर से विमानों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, उन्होंने क्या बोला है कि हमारी 5000 मिसाइलें अमेरिका का इंतजार कर रही हैं, वो हम पर अगर हमला करेंगे तो हम ज़बरदस्त पलटवार करेंगे। यहाँ पे जो जंग का अखाड़ा अब बना है यूक्रेन से लेके और कहते हैं ना वेनेजुएला तक, उसके बीच में बहुत सारे वॉर गेम हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो ओरेशनिक मिसाइल को यूक्रेन ने 2024 में रूस की तबाह किया था, उसकी खबर 31 अक्टूबर को क्यों दी, और वो भी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्यों दिया? यहाँ पे आपको याद होगा कि ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि जो रूस की फौज है या राष्ट्रपति पुतिन है वो कागज के शेर हैं। यही जेलेंस्की जब वाशिंगटन दौड़ दौड़ के जाते थे तो उनको दिखाते थे कि देखिए सर, हमने इनकी ओरेशनिक मिसाइल उड़ा दी, देखिए हमने इनके 6 एयरबेस को उड़ा दिया। आपको याद होगा कि 1 जून या 1 जुलाई के आसपास 2 तरीके के अटैक हुए थे, जिसमें 5 एयरबेस रशिया के उड़ाए थे ड्रोन के जरिए यूक्रेन की एसबीयू ने। ये एसबीयू क्या है? ये एक खास तरीके की एक संस्था है जो खुफिया संस्था है। इसमें एलीट क्लास के कमांडोज होते हैं जो बहुत ही हाई एक्सपर्ट्स होते हैं एक्सप्लोसिव को, यानी कहते हैं ना विस्फोटकों को धमाका करने के लिए। ये एसबीयू और एचआरयू, ये दोनों ने मिलकर कुछ विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर रूस में जाके इसका धमाका किया है। उसकी खबर अब आई है, और आपको बता दें कि ये जेलेंस्की का दावा है कि रशिया एक साल में सिर्फ 6 ओरेशनिक मिसाइलें बना सकता है, जिसमें से 3 बनी हैं, उसमें से 1 को हमने उड़ा दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या रशिया इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है, और क्या अगर रशिया में इतना बड़ा धमाका या ओरेशनिक मिसाइल को तबाह किया गया है तो क्या उसका इंपैक्ट पुतिन के ऊपर पड़ा होगा? अगर हम कहें तो ये बड़े बड़े राष्ट्रपति या इस तरीके के जो कमांडर्स होते हैं वो बहुत बड़े नुकसान को हमेशा जब्त कर जाते हैं, बताते ही नहीं कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि 15 अगस्त के बाद से जिस तरीके से पुतिन ने अपने तेवर दिखाए हैं और अटैक बढ़ाया है पूर्वी यूक्रेन में, उससे यह साबित हो गया है कि जो पुतिन और ट्रंप हैं वो युद्ध के मैदान में आमने सामने का फैसला करने जा रहे हैं। और इसीलिए जो ट्रंप हैं उन्होंने अपना वेनेजुएला पे दांव लगा दिया है और पुतिन ने अपना यूक्रेन पे दांव लगा दिया है, और दोनों खेमे अब इस युद्ध को बढ़ाते चले जाएंगे। और इसी का नतीजा होगा कि ये भयंकर विस्फोट होगा। जिस तरीके से हम कह रहे थे ना कि अभी वियतनाम में, वो यूक्रेन में देख रहा हो, वही हालत हो सकता है वेनेजुएला में हो। आप मुझे ये बताइए कि जो टॉमहॉक मिसाइल की बातें ट्रंप कर रहे थे कि भाई हम रशिया के खिलाफ इस मिसाइल को नहीं देंगे क्योंकि इसकी मारक क्षमता और बहुत ही प्रचंड है और ये बहुत ही डीप जाके रशिया में अटैक करेगी। अब ऐसे मौके पर जब इस तरीके की खबरें आ रही हैं अमेरिकन मीडिया के थ्रू कि भाई वो टॉमहॉक मिसाइलें देने जा रहे हैं, तो इसका मैसेज ट्रंप की तरफ से पुतिन को क्या है?
देखिए, पुतिन ने पिछले एक हफ्ते के अंदर जो 2 हथियार जो टेस्ट किए हैं, एक है पोसाइडन और दूसरे बुरवेस्निक, तो ये 2 हथियार जो है उसका मतलब है कि पुतिन एक अलग लीग में खेल रहे हैं। उनके सामने अब यूक्रेन कोई चुनौती नहीं है, उनके सामने अब नेटो को कंट्रोल करना है, उसको काबू में रखना है और अमेरिका से डील करना है। तो पुतिन के लिए इस वक्त यूक्रेन बहुत बड़ी चुनौती नहीं रह गई है। अब ज़ेलेंस्की जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई हमने ओरेश्निक उड़ा दिया या फिर दूसरे अड्डे उड़ा दिया, इनकी रिफाइनरी उड़ा दी, इससे रूस को कोई असर नहीं पड़ता है। इस युद्ध को 4 साल होने जा रहे हैं, ये बात सच है। फरवरी में इसको 4 साल हो जाएंगे और इसमें जो बड़ा नुकसान हुआ है, आप समझ लीजिए कि हम रोज पे बात करते हैं कि इतने परसेंट इलाका चला गया, इतने परसेंट इलाका चला गया। क्या कोई इलाका ज़ेलेंस्की ने मजबूती से वापस गेन किया है? मेरे ख्याल से कोई बड़ा इलाका ज़ेलेंस्की के पास नहीं आया है। हो सकता है कि 1-2 मोर्चों पे वो आगे पीछे हुए हों, लेकिन अब भी जो 25% का इलाका जो पूर्वी यूक्रेन का है वो रूस के पास है। अब यह है कि टोमाहॉक से क्या चीज बदलने जा रही है। टोमाहॉक जो है वो 2500 किलोमीटर तक का टारगेट जो है वो हिट कर सकती है, लेकिन इस मिसाइल के साथ सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये आएगी कि पुतिन आजाद हो जाएंगे नेटो के उन इलाकों पे हमला करने के लिए जो जहां से ये मिसाइल सप्लाई होंगी, क्योंकि ये अब इससे एक बड़ी चुनौती देखिए ये भी है कि अमेरिका में जो रेडियन कंपनी है वो ये मिसाइल जो है साल में 90-95 या मैक्सिमम 100 बना सकती है। अब ये मिसाइल जो है अमेरिका के लिए ही कम पड़ रही है, तो क्या ये कितनी सप्लाई करेंगे यूक्रेन को? 10, 20, 50? क्या वो 100 कर देंगे? उनका 100 का तो खुद अपना क्या कहते हैं साल का उनका पूरा प्रोग्राम होता है, इतना उत्पादन करते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रम्प जो है क्या फिर वो एक जैसे कहते हैं ना कि डंकी के आगे कैरेट एंड स्टिक लटका के भी आप उसे करें इस्तेमाल करें, तो क्या यूक्रेन वैसे इस्तेमाल होने जा रहा है? एक चीज बता दें, टॉमहॉक पे बड़ा सही जानकारी दी और आपको बता दें कि जब से टॉमहॉक अब ऑपरेशंस में आई है तब से अब तक 2320 टॉमहॉक जो है अमेरिका और उसके मित्र देश इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी कि टॉमहॉक का जो रिकॉर्ड है वो जबरदस्त है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो परमाणु क्षमता वाली भी होती है और बिना परमाणु क्षमता वाली भी होती है। इसीलिए रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी हैं दिमित्री मित्रोदेव, उन्होंने क्या बोला था कि याद रखिए कि टॉमहॉक मिसाइल देने का मतलब यह होगा कि आप रूस के ऊपर एक परमाणु हमला करने वाली मिसाइल को दे रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि इसका जो इसके जो 2 वर्जन है, एक परमाणु क्षमता वाला वर्जन टॉमहॉक का और एक गैर परमाणु वाला वर्जन, उन दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। दोनों बेहद सिमिलर हैं, ऐसा दिमित्री मित्रोदेव का कहना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पर आती है कि जिस तरीके से टॉमहॉक को ट्रंप अब देने का वो दावा जो कर रहे हैं, वो यूरोप के 3 अधिकारी और पेंटागन से जुड़े हुए 3 अधिकारियों ने इस दावे की पुष्टि की है। सिर्फ आखिरी साइन ट्रंप का रह गया, वो साइन करेंगे और टॉमहॉक पहुंच जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉमहॉक के उड़ाएंगे आदेश, टॉमहॉक को उड़ाने के आदेश पुतिन पहले ही दे चुके हैं। और आपको बता दें, अगर टॉमहॉक जरा भी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की तरफ बढ़ी तो इसके जो लॉन्चर्स हैं पोलैंड के अंदर बताए जाते हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि रशिया ने पहले से पोलैंड को बोल रखा है कि अगर आपके यहां टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ या नए लॉन्चर्स आए या मिसाइलें आई तो हमारा सीधा अटैक उन टॉमहॉक लॉन्चर्स के ऊपर होगा जो पोलैंड में मौजूद हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई मुर्तजा ने कि टॉमहॉक मिसाइल का अगर अटैक हुआ तो पुतिन के हाथ खुले हो जाएंगे। और यही वजह है कि जैसी ये खबर यूरोप में पहुंची तो जर्मनी ने सबसे पहले रिएक्ट किया है और वहां के लेफ्टिनेंट जनरल हैं अलेक्जेंडर, उन्होंने बोला है कि याद रखिए अगर रूस ने हमारे ऊपर हमला किया तो जर्मनी चुपचाप नहीं बैठेगा, जर्मनी भरपूर और बहुत ही कड़ा प्रहार रशिया के ऊपर करेगा। तो ये जो बयानबाजी हो रही है, ये जो वॉर की तैयारियां हो रही हैं, वो साफ साफ हमें संकेत दे रही हैं कि वॉर पूरी तरीके से फैल चुकी है। अब सब क्या हो रहा, सारी की सारी सेनाएं इस वक्त अपने अपने मोर्चे को मजबूत कर रही हैं। मैं आपसे मुर्तजा ये पूछना चाहता हूं कि ये तो तय है कि अब लड़ाई बढ़ेगी, अब सवाल यह है कि कितने दिन में होगी और उसमें इतना वक्त क्यों लगेगा और कितने दिन का वक्त लगेगा? क्या इसके पीछे हथियारों का मोबिलाइजेशन है? क्या सेना को सही मोर्चे पे पहुंचाना है? क्या खुफिया इनपुट इकट्ठा करने की तैयारियां हो रही हैं? क्या सैटेलाइट, दुनिया भर के जो जासूसी सैटेलाइट हैं, इस समय फुल एक्टिव मोड में हैं? देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले की बात है, रूस ने की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हमें मालूम है कि फ्रेंच सैनिक जो हैं वो यूक्रेन के अंदर ऑलरेडी हैं। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हम जब कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन टैप करते हैं तो उसमें फ्रांसीसी भाषा में लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि
यूक्रेन के अलग अलग मोर्चों पर या फिर उनके दूरदराज कमांड सेंटर्स हैं वहाँ पर फ्रांस के मुमकिन है कि जर्मनी या फिर किसी और देश के भी बड़े कमांडर्स या सैनिक हों जो किसी तरह के भी इनको गाइडेंस दे रहे हों या फिर आगे जो मोर्चा है या उनकी प्लानिंग है उसमें मदद कर रहे हों। तो रूस ने बार बार बता रहा है, रूस की हमें मालूम है कि यहाँ पे नेटो के सैनिक हैं और इन देशों से भी ये कहा गया है कि हम कुछ सैनिक भेजेंगे यूक्रेन की मदद के लिए, लेकिन वो कब भेजेंगे, किन हालात में भेजेंगे, उस पे जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से हम कहें कि बादल से हैं कि वो साफ बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पोलैंड, रोमानिया और जो बाल्टिक देश हैं यहाँ पर अब यह है कि आम आदमियों को, आम लोगों को जो है वो सेना भर्ती करने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन रोमानिया से हमने खबर देखी कि रोमानिया में बुजुर्ग लोग जो हैं 50, 55, 60 तक के लोग जो हैं उनको अब सेना में मतलब कि रिजर्व के तौर पे रखा जा रहा है ताकि अगर कभी नौबत आए तो ये लोग लड़ सकें। अब ये समझ लीजिए कि पूरा जो यूरोप का जो पूर्वी मोर्चा है जो रूस के साथ लगा हुआ है वो वहां पर अब खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। उनको पहले से ही डर है कि रूस से कम अगर फौज नहीं आएगी तो ड्रोन अटैक होने के खतरे हैं और रूस जो है वो एक एक दिन में हजारों ड्रोन बना रहा है, जेरान 2 जैसे हमने बात की थी। अब अगर वो स्टॉक आज ऐसा तैयार कर रहा है कि 1000 ड्रोन उसके पास रोज बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यूक्रेन के अलावा वो कहां कहां हमले कर सकता है। बड़ी अच्छी बात बताई। और आपको मैं बता दूं जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है जिसमें डोनेस्क का इलाका, जो डोनबास का इलाका है जिसके अंदर 2 छोटे इलाके आते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, उन दोनों को मिलाकर ही डोनबास बोला जाता है। और सिर्फ डोनेस्क इलाके में 10,000 यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो घेरे जा चुके हैं। और पुतिन ने तो खुलेआम मीडिया के सामने बोला है कि याद रखिए कि इस जो घेराबंदी की है रशिया की फौज ने, उसके अंदर जो यूक्रेन के हैं उसमें मरीन कमांडोज तक उनके ट्रैप में आ चुके हैं, यानी कि उनको भी घेर लिया है। इसके अलावा जो पैराट्रूपर्स हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के पैराट्रूपर्स हैं जो वहां पे उतरे थे यूक्रेन के, उनको भी डोनेस्क के इलाके में घेर लिया है, खासतौर से प्रकोवोस और आपका कहते हैं ना कुपियांस। ये 2 बड़े इलाके ऐसे हैं, जो 2 शहर ऐसे हैं जिस पे रशिया का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है। और इसीलिए पुतिन ने बोला है कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को बोला है कि आपको हम एक कहते हैं सुरक्षित गलियारा देंगे और आप देख के आइए कि यूक्रेन के सैनिक कितनी बुरी तरीके से घेरे हैं। अब उनको तय करना है जेलेंस्की को और यूक्रेन को और अमेरिका और नेटो को कि इन 10,000 सैनिकों को करना क्या है। या तो ये मारे जाएंगे और या फिर रशिया इनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा आने वाले दिनों में। आपकी बातें काट रहा हूं बीच में, माफी चाहता हूं। याद है आपको हमने बखमूत का मोर्चा बहुत अच्छी तरह कवर किया था। बखमूत जो है आपने ही बहुत स्टोरी बनाई थी वहां की, और बखमूत में आपने बताया था कि किस तरह कितना घमासान, कितना बड़ा युद्ध चल रहा है। और वो मोर्चा ऐसा था, मेरे ख्याल से रूस को सबसे ज्यादा मुश्किल भी वहीं आई और वो इलाका जीतने में भी रूस को बहुत लंबा वक्त लगा। तो उसके मुकाबले कुपियांस्क या फिर पोक्रोव्स्क जो हैं, ये जो 2 मोर्चे हैं, आपको लग रहा है क्या ये उसी राह पे चल रहे हैं या ये रशिया इसको ऑलमोस्ट तोड़ चुका है? बड़ी अच्छी बात आपने बखमूत वाली कही और याद भी दिला दिया। बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला बोला जाता था और जेलेंस्की डंके की चोट पर 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोलते थे कि बखमूत को पुतिन कभी नहीं जीत सकते। लेकिन 8 महीने की भयंकर जंग में रशिया ने उसको जीता। यहां तक कि जो उस वक्त राष्ट्रपति थे जो क्या कहते हैं बाइडेन, उन्होंने बोला था कि ये तो मीट ग्राइंडर है, ये रशियन फोर्सेस के लिए एक मीट ग्राइंडर बन चुका है बखमूत और रूस कभी भी नहीं जीतेगा। लेकिन रूस ने वो जीत कर दिखाया। आज वही हाल डोनेस्क का है, वही हाल प्रोवोस्क का है, वही हाल लुहांस्क कहते हैं ना कुपियांस्क का है। यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दें कि आखिर रशिया एक एक दिन में 705 ड्रोन और मिसाइलों से हमले कैसे कर रहा है, एक एक दिन में 52 मिसाइलों से हमले कैसे कर रहा है। आपको हैरानी होगी कि यूरोप की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि 33 लाख ड्रोन इंजन चीन अकेले दे चुका है। आप सोचिए 33 लाख, गलत नहीं बोल रहा हूं, 33 लाख से ज्यादा ड्रोन इंजन जो हैं वो रशिया को दे चुका है चीन। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि युद्ध तो वैसे ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। जब 33 लाख ड्रोन इंजन ही रशिया को चीन अकेले दे रहा है तो ईरान क्या दे रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि जो 33 लाख ड्रोन इंजन इस्तेमाल हुए हैं वो शाहिद ड्रोन में इस्तेमाल हुए हैं, उसका 90% शाहिद ड्रोन में इस्तेमाल हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए ये ड्रोन वॉर खत्म नहीं होने वाला है। और इसमें तो ऐसी घिनौनी जंग हो रही है कि जो ट्रेंचेज हैं, जो खाइयां हैं, जहां पे छुपे हुए सैनिक हैं, उन तक को घुस घुस के ये ड्रोन मार रहे हैं बुरी तरीके से और बड़ी भयानक मौत हो रही है। खास तौर से जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो मिल ही नहीं रहा है किसी का, क्योंकि वो जब धमाका होता है तो शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी तरीके से छितरा जाता है, उसके छोटे छोटे मांस के टुकड़े उसी खाई में या चैम्बर में फंस के रह जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको हम यहाँ पे ये बता दें कि ओरेशनिक मिसाइल को जो तबाह करने का दावा
यूक्रेन ने किया है उसका मकसद ये है कि वो पुतिन को चेक करना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हो, आप कैसे लड़ोगे। हमने आपकी पहली परमाणु क्षमता वाली या परमाणु धमाका करने वाली मिसाइल को उड़ा दिया है। और जेलेंस्की पूरी दुनिया में ये साबित करना चाहते हैं कि उनकी जो फोर्सेज हैं वो बहुत मजबूत हैं, क्योंकि उनको अपनी नाक बचानी है। उनके 10,000 जो सैनिक हैं वो डोनेस्क में फंसे हुए हैं, उनको घेर चुकी है पुतिन की सेना। और पुतिन बोल रहे हैं कि आइए इंटरनेशनल मीडिया देखिए आके क्या हाल कर दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टॉम हॉक मिसाइल है, अगर ट्रंप उसको देंगे तो याद रखिए टॉम हॉक मिसाइल जो है वो आतिशबाजी का रॉकेट नहीं है जिसमें माचिस की तीली लगाई और उड़ा दे कोई भी आके। टॉम हॉक मिसाइल को चलाने के लिए अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों की और इंजीनियर्स की जरूरत होगी, जिनको यूक्रेन जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि रशिया जो है उसका अमेरिका से सीधी जंग होगी। टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन के सैनिक या अधिकारी आसानी से नहीं चला सकते हैं, उसके लिए बहुत ही गहरी तकनीक और ट्रेनिंग चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि ट्रंप ने जो मास्टर स्ट्रोक अब चला है टॉम हॉक का, क्या उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि रशिया उनसे आगे कितनी जंग कर लेगा? क्या ऐसी जानकारियां होती हैं खुफिया कि अमेरिका को अंदाजा है कि अमेरिका रूस से ज़्यादा आगे हम पर हमला नहीं कर सकता? क्या ऐसी कैलकुलेशन होती हैं? देखिए, टॉम हॉक जो मिसाइल है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में ये नौसेना इस्तेमाल करती है। उनके पास जो शिप्स हैं उसमें ये वर्टिकल लॉन्चर जो सेल्स होते हैं उसके ज़रिए ये लॉन्च की जाती है। अब ये सबमरीन से लॉन्च होती हैं, ये डिस्ट्रॉयर से लॉन्च होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड बेस्ड लॉन्च सिस्टम जो है वो अमेरिका में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि अमेरिका की जो सेना होती है वो या तो इराक जाके लड़ रही है या फिर वो अफगानिस्तान की तरफ यानी अरब सागर में जाकर लड़ रही है, तो वो ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर जो है वो कभी तैनात नहीं कर पाए और इसीलिए उनको ज़रूरत भी नहीं रही, क्योंकि वो नौसेना के जरिए इस्तेमाल करते रहे हैं। अब यहाँ पे यह है कि क्या यूक्रेन को ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर जो है क्या वो बना के दिए जाएंगे? अब ये ऐसी चीज है कि ये जो लॉन्चर्स होंगे, जो ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स हैं, ये कहां पे तैनात किए जाएंगे? यूक्रेन के अंदर। और जो जगह इस्तेमाल की जाएगी, समझ लीजिए कि वो एक तरह से फ्लैश पॉइंट होगा रूस के जो है टारगेट्स के लिए, और वो जगह खतरे में पड़ेगी, चाहे वो कीव हो, चाहे वो हम कहेंगे ओदेसा या फिर लवीव, जहां से भी ये लॉन्च किए जाएंगे। क्योंकि होगा तो पश्चिमी यूक्रेन के अंदर से ही, क्योंकि ये पूर्वी यूक्रेन की तरफ तो इनके लॉन्चिंग पैड तैयार नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पे है कि ये मिसाइल कितना ज्यादा युद्ध बदलने वाली है। अब इस मिसाइल को लेकर बात यह है कि जैसे आपने कहा कि ये न्यूक्लियर भी कैपेबल है और कन्वेंशनल कैपेबल भी है जैसे, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबल जो है 2013 में इस मिसाइल से जो परमाणु बम वाले जो थी वो चीजें हटा दी गई थी और अमेरिका ने कहा कि अब ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल नहीं है, हम इसे जो है प्योरली कन्वेंशनल वे में इस्तेमाल करेंगे। और चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, वहां पे हमेशा ये ऐसे ही बम्स के साथ या वॉरहेड के साथ इस्तेमाल की गई, क्योंकि साथ में जो आसपास के देश थे या फिर और चीजें थी, उनको एक तरह से कहीं से भी शक शुबा ना हो कि ये न्यूक्लियर उसमें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो अब यहां पर यह है कि अगर ये मिसाइल इस्तेमाल की जाती हैं तो क्या इसमें ट्रंप जो है वो पुतिन के सामने ऐसी बात रखेंगे कि क्या हम इसको विद इन यूक्रेन ये इस्तेमाल की जाए? क्या हम इसमें ऐसी कोई चीज़ मतलब कि सेटिंग रखेंगे जैसे कि यूक्रेन को जो F-16 मिले हैं वो जो है हमने देखा है कि अब भी वो यूक्रेन की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो अब भी उस इलाके में है जो यूक्रेन के एयर स्पेस में आता है। तो यहाँ पर इस मिसाइल को इस्तेमाल करने की जो शर्तें हैं, जो क्या उसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे ट्रंप, ये देखने वाली बात होगी। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट और बता दूं कि भले ही ट्रंप अपने तरह तरह के दांव खेल रहे हों, युद्ध के डैडी बने घूम रहे हों, युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हों, लेकिन आप देखिए 21 अक्टूबर से लेकर और 29 अक्टूबर के बीच में रशिया ने, कहते हैं ना, दनादन जो अपने परमाणु तेवर दिखाए हैं, पुतिन ने जो अपने परमाणु तेवर दिखाए हैं वो हैरान करने वाले हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि 21 अक्टूबर को जो बड़ा परमाणु अभ्यास हुआ उसमें यार्स जैसी मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया, जो आप अच्छे से जानते हैं कि जो अमेरिका तक आराम से परमाणु धमाका कर सकती है। उसके बाद ही उसका खुलासा हुआ 26 अक्टूबर को पुतिन ने किया कि भाई ऐसा है, हमने बुरे वैस्तनिक अपनी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसकी जो रेंज है वो असीमित है और जिसके अंदर परमाणु रिएक्टर ही पूरा फिट कर दिया है। पुतिन का तो यहां तक दावा है कि आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि एक जो ईंट के भट्टे वाली चिमनी होती है ना, उसकी पावर को एक मोमबत्ती में सेट कर दीजिए, उतनी पावर को। तो आप समझिए कि पुतिन जो रशिया है उसने एक बहुत बड़े परमाणु रिएक्टर को उस मिसाइल के पीछे वाले हिस्से में
कहते हैं 1-1.5 मीटर के दायरे में फिट करके पूरा सेट कर दिया है। तो ये जो तकनीक है कमाल की है रशिया की, और उसने साबित कर दिया है कि उसकी जो बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल है उसकी जो मारने की क्षमता है या जो अटैक करने की क्षमता है वो असीमित है, और इसीलिए वो 15 घंटे तक आराम से उड़ती रही। 14,000 किलोमीटर से ज्यादा का उसने सफर तय किया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद 29 तारीख को आके पुतिन ने क्या बोला कि हमने अपनी टॉरपीडो, जिसको ड्रोन भी बोल रहे हैं, समुद्री ड्रोन भी बोल रहे हैं, उसके बारे में बोला कि पोसाइडन के बारे में कि भाई ये तो रेडियो एक्टिव सुनामी लेके आएगी समुद्र में, और 80% से ज्यादा जो तटीय इलाकों में शहर हैं या देश हैं उनको तबाह कर देगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं अगर पोसाइडन का धमाका वॉशिंगटन से 20 किलोमीटर दूर या न्यूयॉर्क से 20-30 किलोमीटर दूर जाके धमाका किया तो उसकी जो लहरें होंगी वो न्यूयॉर्क को पूरा डुबो के रख देंगी। ऐसा कोई देश नहीं बचेगा जिसको सुनामी, कहते हैं परमाणु न्यूक्लियर के जो धमाके की जो सुनामी होगी वो उसकी स्पीड, उसकी लहरें इतनी ऊंची होंगी कि वो पूरा डूब जाएगा, और लंदन जैसे देशों का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि पुतिन के जो परमाणु तेवर हैं उससे ट्रंप बुरी तरीके से बौखलाए हैं। लेकिन प्रेशर किसके ऊपर है ये बताइए कि जो नेटो में 4 देश हैं इन्होंने बहुत ज्यादा गदर मचा रखा है, और वो चाहते ही नहीं है कि रशिया के साथ युद्ध रुके, खास तौर से उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये जो देश, और स्वीडन जिसने अभी ग्रिपेन जेट अपने देने का ऐलान कर दिया कि हम देंगे 150 से ज्यादा। इनका मकसद क्या है, आखिर क्यों रशिया से को उकसा रहे हैं, क्यों युद्ध करना चाह रहे हैं? क्या अगर सीजफायर हो जाएगा तो इन देशों को घाटा है या युद्ध होने से इन लोगों को फायदा है, और अगर फायदा है तो कैसा फायदा है? देखिए, जितने ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं पुतिन को कंट्रोल करने की, उससे ज्यादा अगर ये कोशिश कर ले ट्रंप को कंट्रोल करने की, तो इनकी जो कोशिश, इनकी जो काम है वो आसान हो सकता है। अब ये है कि माइनस ट्रंप नेटो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बजट देने वाला, सबसे ज्यादा हथियार देने वाला वो अमेरिका ही है। अब यहाँ पर यह है कि ये चारों देश देख रहे हैं कि ट्रंप जो हैं वो किसी तरह से हिचकिचा रहे हैं, पुतिन से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, और वो बच भी रहे हैं। हमने देखा अलग अलग मौके पर, चाहे वो अटैकम्स को लेकर, हाईमार्स को लेकर बात हो, ट्रंप शुरू से ही उसके खिलाफ थे, और बाद में टोमाहॉक को लेकर जो जिस तरह की इनकी रिजर्वेशन थे वो भी इन्होंने देखा कि ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में नहीं होते जब वो पुतिन से मुकाबला करने वाली बात होती है। जबकि यूरोप है या फिर नेटो है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ सिर्फ यूरोप वाला हिस्सा, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव है कि पुतिन को लगता है कि उनकी असली चुनौती अमेरिका नहीं है, उनकी असली चुनौती ये यूरोप के 4-5 देश हैं जो एक तरह से ज़ेलेंस्की के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, और जो रूस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला हुआ है वो इन्हीं देशों ने खोला हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, जर्मनी की, फ्रांस की। ये वो देश हैं जो स्टॉर्म शैडो, स्कार्प जैसी मिसाइल दे रहे हैं, जो जिनकी रेंज 500 किलोमीटर है। इन्हीं के जरिए जो है फाइटर जेट्स आ रहे हैं। ये जो फ्रांस है वो रफाल उसने तैनात कर दिया पोलैंड के आसपास, और वहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है। तो अब देखिए कि अमेरिका जो है वो आपको बैकफुट पे नजर आएगा रूस के खिलाफ, लेकिन ये 4 देश जो हैं, ये 3-4 देश जो हैं ये अग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पुतिन जो है वो किसी तरह ट्रंप को तो उन्होंने क्या कहते हैं दूर रखा है, लेकिन ये 3-4 देश जो हैं ये यूक्रेन के बहाने रूस को परेशान कर रहे हैं। अब हम इसको समाप्ति को ले जा रहे हैं और 2-3 चीज़ें हम आप दोनों लोग मिलकर ऐड कर देते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनेट्स्क के पूरे बड़े इलाके पर रशिया का कब्जा हो चुका है। 10,000 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक घेरे जा चुके हैं। 5500 ऐसे सैनिक हैं जो स्पेशल फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मेरीन कमांडोज से लेकर पैराट्रूपर्स तक हैं यूक्रेन के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रूस की ओरेशेनिक परमाणु धमाके जैसी करने वाली मिसाइल को तबाह करने का जो दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया है उसके ऊपर रशिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया है। उसने बोला है कि ये सिर्फ लफबाजी है, ये सिर्फ झूठी खबरें हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि ट्रंप ने टॉमहॉक को सप्लाई करने का जो निर्देश दिया है वो बड़ा खतरनाक है, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन के अंदर उस पर साइन भी हो जाएंगे पेपर पर। तीसरी इंपॉर्टेंट जो सबसे खतरनाक चौथी इंपॉर्टेंट जो सबसे खतरनाक बात है कि 33 साल के बाद ट्रंप ने परमाणु कहते हैं ना अभ्यास के लिए निर्देश दिए हैं, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और 1992 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास और परमाणु टेस्टिंग करने जा रहा है, परमाणु धमाके करने जा रहा है। ये सारे समीकरण जो हैं वो साबित करते हैं
कि पुतिन की जो परमाणु तैयारियां हैं वो सही दिशा में जा रही हैं। वो पहले ही इनको भांप चुके थे, क्योंकि आपको बताएं अभी इन्होंने बताया कि नेटो ने कैसे कैसे हथियार देने शुरू किए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जेलेंस्की ने बोला है कि उनके पास 250 से ज़्यादा फाइटर जेट होंगे रूस से लड़ने के लिए, जिसमें से 80 F-16 होंगे और उसमें से 50 उनको मिल चुके हैं F-16 यूरोपियन देशों से अलग अलग मिला के। लगभग 20 मिराज 2005F जेट जो है वो फ्रांस देने को तैयार बैठा हुआ है स्कल्प मिसाइलों के साथ। तीसरी इंपॉर्टेंट ये है कि स्वीडन की तरफ से 150 ग्रिपेन जेट मिलने का जो सौदा है वो अगले 8, 10, 15 सालों के अंदर पूरा होगा। लेकिन सवाल है कि 250 जेट क्या जेलेंस्की को बचा पाएंगे? अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की टॉम हॉक रूस को हरा पाएगी? अब सवाल उठता है कि नेटो के जो 32 देश हैं और सब मिला के यूरोप के मिला के जो 80 देश हैं, क्या वो रूस से सीधी और फाइनल जंग की तैयारी कर चुके हैं? और क्या पुतिन इन सब से युद्ध करने के लिए तैयार हैं? आपका फाइनल कमेंट चाहेंगे, उसको विराम देंगे। देखिए, जो आपने बात कही कि न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन कैसे बढ़ रहा है, एक तरफ पुतिन अपने हथियार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो यूएस है वो अपना न्यूक्लियर डिटरेंस दिखा रहा है। तो अब दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन ने जो दो हथियार दिखाए, हमने जिक्र किया, एक बुरेविस्निक और पोसाइडन, इन दो जो मिसाइल या फिर जो टॉर्पेडो है, इन दोनों ने फुल स्टॉप लगा दिया है। फिलहाल अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये दोनों ऐसे हथियार जो हैं जो रशिया को एक प्योर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं। मतलब अगर रूस पे अटैक हुआ तो रूस जो है इन हथियारों को पहले ही लॉन्च कर चुका होगा, और फिर ये चाहे तो अमेरिका पे या फिर नेटो के किसी देश पर भी हमला कर सकता है, और उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये ऐसे हथियार हैं जो दिनों और महीनों तक जो है एक्टिव रह सकते हैं। खासकर जो पोसाइडन है वो चाहे तो, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है, वो 3 महीने उसका एक ड्यूरेशन होती है कि वो पानी में रहती है, 3 महीने बाद उसको रिप्लेनिश करके, मतलब कि जो रसद होती है वो पहुंचाई जाती है। लेकिन इसमें तो रसद पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ये पूरे दुनिया में ओशियंस में ये टॉर्पेडो जो है वो चलता रहेगा अपने न्यूक्लियर पावर की ताकत पर, और ये रूस को एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा जो अमेरिका जो है उससे अमेरिका हो या फिर जो नेटो देश हैं उनके पास इससे बचने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हमारी टिप्पणियों पर अपनी जरूर टिप्पणियां करिएगा। आपकी जो टिप्पणियां होती हैं हम उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उसको बहुत ही गहनता से हम लोग पढ़ते हैं, हमें इसका फ़ायदा मिलता है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को युद्ध की कितनी जानकारी है, वो उसको किस नज़रिए से देखते हैं। आपकी टिप्पणी का हम भरपूर स्वागत करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।